नमस्कार बैशाखी। नमस्कार। बैशाखी शाह ये अभी ये अभी कोस्टा रिका में रहती है। और कल उनका हमने ये हमारे पंचगनी में उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक में पूरा नहीं हो सका। तो उसी समय हमने सोचा कि वो पार्ट 1 बनाएंगे और ये पार्ट अभी 2 शुरू हो रहा है। तो पंचगनी में माहौल तो अच्छा है और उनके पास इतना कहने के लिए है कि शायद मुझे लगता है अगर उनको वक्त मिले तो पार्ट 3 भी हो जाएगा। हाँ हाँ। तो कल से मैं वो लिंक शुरू करता हूँ। आपको कोस्टा का आप बोली थी, वो बहुत सुंदर जगह है और वन ऑफ द ब्लू जोन ऑफ वर्ल्ड। और वहाँ 100 से ज़्यादा उम्र के लोग जीतते हैं। तो उनके बारे में आप तो अभी वहाँ गई होगी, मालूम भी हो गया होगा। तो वो थोड़ा आप बता सकती वो क्यों इतना ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं और वो हैप्पी रहते हैं क्या? हमारे यहाँ कैसा है कि 90 के बाद में भी लोग घर आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि यार ये बुढ़ा मर गया तो अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ तो लोग बहुत हेल्दी होंगे। तो कैसे हेल्दी है और उनका लाइफ का क्या वो सक्सेस क्या है, वो थोड़ा आप बता सकते हैं आप? हाँ, ज़रूर। एक्चुअली कोस्टा रिका जो देश है बहुत ही छोटा देश है, पोल्यूशन नहीं है और वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। बहुत टाइप ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स है, बटरफ्लाइज है और लोग जो है ना बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। जैसे वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है तो बहुत ही पीसफुल देश है। आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, सिर्फ पुलिस है, तो इतना क्राइम भी नहीं होता और लोग जनरली बहुत हंसी खुशी रहते हैं। वो लड़ते नहीं हैं, हम जैसे लड़ते रहते हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं, पर वो वैसा नहीं है। उनका लाइफ में एटीट्यूड ही अलग है और वो जो सोचते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उनका सोच बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। मतलब हम कितना कॉम्प्लिकेट ले जाते हैं ना चीज़ों को, वहाँ के लोग वैसा नहीं है। बहुत फेस वैल्यू टाइप है, मतलब जैसे देखते हो वैसे ही है। अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो जो सोचते हैं तुम्हारे बारे में तुमको पता चल जाएगा। वो अंदर वो जो रिसेंटमेंट हम रखते हैं ना, वो नहीं रखते और उसकी वजह से क्या होते हैं, वो लोग अंदर से बहुत फ्री होते हैं और मेंटली जो होते हैं ना ब्लू जोन, जो लोग ज़्यादा साल तक जीते हैं उनका एक जो क्राइटेरिया है, वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव नार्सिसिज्म। तो इंक्लूसिव नार्सिसिज्म क्या है कि वो एक हार्मलेस काइंड ऑफ प्यार है। वो जैसे जो नार्सिसिज्म है वो एक मेंटल डिजीज़ है, तो उसमें जो है वो दूसरों को हानि पहुंचा के खुद को प्यार करते हैं। पर जो इंक्लूसिव नार्सिसिज्म है उसमें वो सिर्फ अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचते, वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। वो बोलते रहते हैं देखो मैं कितना सुंदर हूँ, या देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो वो भी कितनी सुंदर है, देखो वो भी कितना अच्छा लड़का है। मतलब सब में वो अच्छा ही देखते हैं। अब बात यह है ना कि सब में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, तुम जो देखना चाहो वही देखोगे। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छाई को ही देखते हैं, तो इसीलिए हंसी खुशी रहते हैं और खाना भी उनका काफ़ी हेल्दी होते हैं। कोई कॉन्डिमेंट्स नहीं होता, बस बॉइल्ड सब खाते हैं और राइस, बीन्स, थोड़ा सा मीट, इतना फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। बहुत सिंपल फूड है, वेजिटेबल्स जो है वो खा लिया, तो इसलिए इतना स्ट्रेस नहीं है उनके लाइफ में। और बहुत ज़्यादा जो एम्बिशियस है ना, उतना वो भी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा एम्बिशन रख दिया ना, वो अपने सपने के पीछे भागते भागते मर जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, उनका इतना एम्बिशन भी नहीं है। मैं जैसे हूँ अच्छा हूँ, अब उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो वो नहीं पता, बट वहाँ पे लोग काफ़ी साल तक जीते हैं। और जो निकोया में वो जगह है, वहाँ पे लोग भी थोड़ा मतलब टूरिस्टिक स्पॉट है, थोड़ा रूरल एरिया, इतना शहर सिटी लाइफ नहीं है, तो बहुत हरा भरा टाइप है।
तो नेचुरली पोल्यूशन कम है, मतलब हर दिशा से वो एक कंप्लीट पिक्चर होता है, इसीलिए मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा। इतने साल तक जीते हैं। वो आप बोली थी कि वो अमेरिका से भी लोग यहाँ रहने के लिए सेटलमेंट के लिए हाँ। आते हैं, तो वैसे वो कितना दूर है अमेरिका से? आ, और वो इजीली आ सकते हैं क्या? समझो हम लोगों को लगा किसी को हाँ, को तो कोस्टा रिका का टूरिस्ट वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देश बहुत ही छोटा है और बहुत लोग वहाँ जाना चाहते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, जैसे अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज़ भी वहाँ आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि कोस्टा रिका का वेदर बहुत अच्छा है। वहाँ ना गर्मी में गर्मी लगती है, ना ठंड में ठंडी लगती है, घर में पंखा नहीं होता, पंखा का प्रोविज़न ही नहीं होता, और ठंडा में ना स्वेटर पहनना पड़ता। तो इतना अच्छा वेदर है और ग्रीन है, पोल्यूशन फ्री है। तो जो थोड़ा थक जाते हैं ज़िंदगी से, मान लो यूएस, कनाडा, बहुत वो रैट रेस वाला देश है ना, तो जब रिटायर हो जाते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम कोस्टा रिका जाके रहें। गुड गुड। अब वहाँ का जो रेजिडेंसी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो 3 महीने के लिए आते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए कोस्टा रिका से बाहर चले जाते हैं, पनामा, निकारागुआ, फिर आ जाते हैं, और ऐसे सालों साल तक वो करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो आप कोस्टा रिका आसानी से जा सकते हो, पर अगर यूएस वीज़ा नहीं हो तो कोस्टा रिका का टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, जो लेने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट कोई अगर आपका मतलब बुरा बैकग्राउंड नहीं हो और सॉलिड रीज़न हो जाने के लिए, तो मिल जाएगा। तो वैसे हम लोगों को यूरोप के बारे में ज़्यादा मालूम है। हाँ, अभी हमारा ये इंटरव्यू हिंदी में भी इन इंग्लिश और डेफिनेटली इन मराठी। सो और सिर्फ पुणे की पॉपुलेशन है हमारी से 50 मिलियन है, तो वैसे शायद कोस्टा की भी शायद उतनी होगी या नहीं। तो हम लोगों को हमारे नेबरिंग कंट्री एशिया, यूरोप और ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के बारे में मालूम है। कोस्टा रिका तो नाम मुझे लगता है किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा आप कोस्टा रिका के बारे में बता सकते हैं, यानी बुलेट पॉइंट्स कि पॉपुलेशन, मेन सोर्स ऑफ इनकम, देन ऐसा कुछ बता सकती थोड़ा सा? हाँ, ज़रूर। तो एक रीज़न कि हमको कोस्टा रिका के बारे में इसलिए नहीं पता, क्योंकि इंडियंस नॉर्मली जो होते हैं वो यूएस और यूके जाते हैं, कोई लोग कनाडा पहुंच जाते हैं मोस्टली, और इसके अलावा मतलब जो थोड़ा बड़े मतलब थोड़ा डेवलप्ड देश है, जैसे सिंगापुर या हांगकांग, ऐसे जगह भी कुछ इंडियंस देखने को मिलते हैं। बट कोस्टा रिका जैसे उसको इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका में ऐसे छोटे छोटे बहुत देश है, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, साल्वाडोर, पनामा, वहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे देश है, वो कैरिबियन सी के आसपास। तो इतना तो इंडियंस जनरली एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो तो मैं बता सकती हूँ। इंडियंस इतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करते, और साउथ अमेरिका और भी कम। हो सकता है कोई ब्राज़ील चला गया, क्योंकि ब्राज़ील थोड़ा फेमस है, बट वो भी उतना नहीं देखने को मिलता। जैसे कोस्टा रिका से पहले मैं वेनेजुएला में थी, 2 साल वेनेजुएला में थी, 2 साल में मेरी एक भी इंडियन से मुलाकात नहीं हुई वहाँ पे। तो अब कोस्टा रिका के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। तो कोस्टा रिका बेसिकली टूरिज़्म पे जीता है, और टूरिज़्म इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बीचेस हैं और बटरफ्लाई फार्म्स हैं। दुनिया के सबसे रेयर बटरफ्लाईज वहाँ देखने को मिलता है। बटरफ्लाई फार्म्स? हाँ, अच्छा, हमारे लिए ये भी नया है। और एक बटरफ्लाई जो मेरी फेवरेट है वो है ब्लू बटरफ्लाई। तो जो ब्लू कलर है ना, वो नेचर में बहुत कम देखने को मिलता है, और वो उसका वो ब्लू कलर इसलिए होता है कि उसके पंखे में कुछ ऐसे सोलर रिफ्लेक्टर्स होते हैं कि जब वो अपना पंखा खोलता है तो वो लाइट की वजह से इरिडिसेंट ब्लू वो
होता है। तो इतना सुंदर, वो इतना मैजिकल है कि उसके ऊपर एक फिल्म भी, पोर्चुगीज़ फिल्म है, द ब्लू बटरफ्लाई, बोर्बोलेटा असूल उसको बोलते हैं। अच्छा। और वो एक ट्रू स्टोरी है जिसमें एक बच्चे को कैंसर हुआ था और उसको किसी ने बोला था कि तुम अगर ब्लू बटरफ्लाई से मिलोगे और उसको पकड़ोगे तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वो छोटा सा बच्चा वो ढूंढता है, फिर एक गाइड पकड़ के वो कोस्टारिका के जंगल में जाता है और ब्लू बटरफ्लाई को पकड़ता है और उसके साथ बात करते करते उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है। और ये एक ट्रू स्टोरी है। आप उसका नाम फिर से बता सकते हैं फिल्म का? बोर्बोलेटा, तो पोर्चुगीज में बोर्बोलेटा का मतलब होता है बटरफ्लाई। हाँ हाँ। तो BORBOLETA, बोर्बोलेटा असूल, AZUL, असूल मतलब ब्लू, ला बोर्बोलेटा असूल। ये पोर्तुगीज फिल्म है? पोर्चुगीज में है पर मैंने तो इंग्लिश में ही देखा। अच्छा, वेरी गुड। और जैसे खाने के बारे में बताया, वहाँ का जो मेन डिश है राइस एंड बीन्स। तो जो बीन्स बोलते हैं ना, जैसे हम राजमा खाते हैं, पर ऐसे राजमा की तरह उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के बीन्स है। छोटे छोटे बीन्स है, बड़े बड़े बीन्स है, ब्लैक, रेड, ब्राउन, वाइट, बहुत अलग अलग कलर के बीन्स है। तो वो बीन्स बहुत बनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में भी बीन्स खाते हैं, लंच में भी बीन्स खाते हैं, डिनर में भी बीन्स खाते हैं। जबकि मैंने भी सुना है कि बीन्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर और प्रोटीन्स और मिनरल्स सब कुछ होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनकी लाइफ इतना वो होता है। और क्या बताऊँ मैं, वेदर इतना अच्छा है, बता दिया, टूरिज्म है, तो देश भी बहुत मतलब साफ सुथरा है। लोग बहुत वो उस तरीके से एजुकेटेड है, सेंस ऑफ हाइजीन है कि रास्ते में जाते जाते रास्ते में केले के छिलका नहीं फेंक देंगे उस टाइप से मतलब। हाँ, और लेकिन आपने जिन कंट्रीज के नाम लिए ना, वेनेजुला, लैटिन अमेरिका, तो वहाँ तो हम लोगों ने सुना है कि ऑलवेज देयर इज अनरेस्ट हाँ, एंड मे बी प्रमोटेड बाय हाँ, सम हाँ, बिग हाँ, जायंट्स, नो? तो वेनेजुएला वैसे में ही है। क्या? देखो, वेनेजुएला में मैं रही हूँ 2 साल। कोस्टारिका में है क्या? कोस्टारिका में नहीं है। हाँ, वो तो एक प्लस पॉइंट तो होगा ना, वेनेजुएला साउथ वेनेजुएला। अमेरिका में है, कोस्टारिका नॉर्थ अमेरिकन जो पेनिनसुला है ना, उसमें पड़ता है। ओके। बट अगर आप अमेरिका की तरफ जाओगे, कोस्टारिका को कोई नॉर्थ अमेरिका नहीं बोलेगा, वो सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं उसको, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ के बीच में है। बट अगर आप वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो कॉन्टिनेंट्स को देखो ना, तो वो नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। और कोई कोई बोलते हैं, जैसे हम यहाँ एशिया में, इंडिया में हम बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 अलग अलग महादेश है, पर वहाँ पे वो एक ही महादेश मानते हैं। पूरा अमेरिका एक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लैंड के साथ कनेक्टेड है। और उसके बीच वो पनामा कनाल जो बनाया है ना, कनाल बना के वो नेविगेशन, ट्रेड रूट बनाया। पर वो जो कॉन्टिनेंट का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। इसलिए वहाँ पे उसको पूरा अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट मानते हैं। तो आपने कल थोड़ा बताया शायद, लेकिन आपने कोस्टारिका ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आप तो बहुत कंट्रीज घूम चुकी हैं और वैसे आपको तो बहुत चॉइस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बाद में भी कोस्टारिका में सेटल होना चाहेगी, या आपका कोई वहाँ रहना चाहेगी और कोई अच्छा कंट्री ढूंढेंगी क्या? तो बात ये है कि जब मैं अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर रही थी, जैसे एशिया से मैं यूरोप गई, फिर यूरोप से अफ्रीका गई, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। लास्ट मेरा जो एक्सचेंज प्रोग्राम था वो कोस्टारिका में ही था। उसके बाद मैंने और एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं किया और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो मेरा लास्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का जगह थी। और जब मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने अपना पहला बुक वहाँ पे पब्लिश किया। और वहाँ मैं बहुत सारे, क्योंकि मैंने बुक पब्लिश किया, बहुत सारे इवेंट्स करने लगी। जिस यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ाती थी वही अब मुझे बुलाते थे कि तुम यहाँ पे हमारे बच्चों को मोटिवेशन करो, स्पीच दो, हमारे इवेंट पे आके अपने बुक के बारे में बोलो। तो ये सब मैंने जब वहाँ पे शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं वापस इंडिया तो आना ही नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे फिर काफ़ी साल भी हो गया। तो और सिर्फ वो जो टेम्पररी वीज़ा होता है ना, उसमें रहना और ये सब काम करना भी मुश्किल होता था। तो
क्योंकि मेरा वहाँ पे 5 साल हो गया था तो मुझे परमानेंट वीज़ा भी मिलना आसान था, तो मैंने ले लिया। हाँ। और उसकी वजह से फिर मैं वहाँ पे काम कर पाई, फिर वो पेमेंट वगैरह भी आसान हो गया, तो मैं वहाँ रह गई। अब वहाँ पे सेटल करना चाहूँगी या नहीं वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कोस्टा रिका बहुत सुंदर है पर बहुत ही छोटा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। जैसे वहाँ के लोग बहुत सादा सीधा होते हैं, इतना एम्बिशियस नहीं होता जैसे मैंने बताया, पर मेरे तो बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बिताऊंगी। पर अब वहाँ से कहाँ जाऊंगी या ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी वो अब मैं नहीं बता सकती। हो सकता है मैं यूएस चली जाऊँ या यूरोप में कोई छोटा सा देश चली जाऊँ, या ऐसे ही अभी मेरा सेकंड बुक जो अभी अभी निकला है इंडिया में, अभी इंटरनेशनल में भी निकलेगा, तो उसके सिलसिले शायद मैं और भी देशों में जाऊंगी, क्या पता कहाँ अच्छा लग जाए, कहाँ रह जाए। तीसरे बुक की तैयारी चल रही है? तीसरे बुक तो ऑलरेडी लिख लिया मैंने, और वो अभी उसको मुझे फिल्म बनाना है, तो उसके लिए भी मैं कुछ बातें कर रही हूँ, तो वो थोड़ा डांस बेस्ड है, ट्रू स्टोरी के ऊपर इंस्पायर्ड है, तो उसमें बहुत सारा विजुअल्स होगा, वो होगा, तो बुक तो हो गई ख़त्म। कौन से लैंग्वेज में? वो इंग्लिश में ही है, पर उस बुक का नाम है नृत्य, और नृत्य NRIT, और संस्कृत में नृत्य को नृत्य का मतलब है डांस। ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा है। आपने किसी से शायद ये भी किया होगा, डिस्कशन भी चलती होगी। तो मुझे एक और थोड़ा, ये थर्ड बुक में शायद आप अपने एक्सपीरियंस लिखा भी होगे, मालूम नहीं। तो उसमें से मुझे एक थोड़ा सा एक पूछना है कि आपको इतने बार आप ट्रैवल, इतना वास्ट ट्रैवल किया है, तो उसमें से आपको कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी आए होंगे और अच्छे भी आए होंगे, तो उसमें से आप एक दो बता सकती हैं? हाँ हाँ, क्या सुनना चाहते हैं, बुरे या अच्छे? बुरा और अच्छा दोनों सुनना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे। एक या दो कोई भी, कैसे भी चलेगा। हाँ, एक्चुअली कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस जो बुरा था फिर वो कैसे अच्छा हो गया मैजिकल, वो तो अच्छा, मैंने बुरे अपने से, बुक। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जो आप बुरा सोचते हो ना, मैं जब बोलती थी कि कोई फियर डर मत रखो, वो हाँ हाँ, जो बुरा इसलिए होता है कि हम वहाँ से निकल सके और वो स्टोरी हम लोगों को बता सके, वरना तो कोई स्टोरी नहीं होगी ना। अगर अच्छा 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 सब कुछ स्मूथली चलेगा तो स्टोरी कैसे होगा, स्टोरी तो बनाना है ना। correct। तो हाँ, अब ज़िंदगी भी ऐसे ही है, हमको अब भगवान मान लो, जो भी मान लो, हम इस दुनिया में आते हैं तो हमको कुछ कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, तो उस सिचुएशन से हम कैसे निकलते हैं वही तो हमारा टेस्ट है, उसी में तो हम अपने आप को हीरो समझ सकते हैं। मतलब जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, बी योर ओन हीरो, यू आर अनसिंकेबल, तुम कभी डूब नहीं सकते, यू आर अनस्टॉपेबल, तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुम आगे जाओगे, अगर ठहर ले लिया तो तुम जाओगे। तो ये जो चीज़ है ना, तो जो भी बुरा एक्सपीरियंस होगा उसमें से तुम कैसे निकल आए वही तो स्टोरी होगा, और वही तुम सबको बताओगे, फिर वही इंस्पिरेशन लाएगा। तो ऐसे बहुत स्टोरीज हुए हैं। हाँ, हाँ। अब एक तो स्टोरी। बैड से गुड कैसे हो गए, कैसे भी बता सकते हैं आप? अच्छा, बैड से गुड कैसे हो या गई? बैड से बैड ही रही, वो अपने दिल में आज तक छुपती होगी शायद, कैसे भी आप नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई बैड था तो वो बैड ही रह गया, वो कभी गुड नहीं हुआ, वो तो नहीं है। पर एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अफ्रीका में गई थी तो मैं इंडिया से जितना भी पैसा ले गई थी अफ्रीका, वो सारे चोरी हो गए थे। और वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, और हर महीने सेव भी किया, और 1.5 महीना काम करके पैसा सेव करने के बावजूद भी जब मुझे वापस आना था तब मेरे पास टिकट के लिए इनफ पैसा नहीं था। तो जितना टिकट के लिए पैसा था वो मान लो 150,000 नायरा था, और टिकट का प्राइस ही था 350,000 नायरा, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो उस टाइम मुझे एक पर्टिकुलर डेट में जाना ही था, मतलब अफ्रीका छोड़ के जाना ही था, पर अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जाऊंगी कैसे? फिर एक दिन मैं ऐसे ही नहा रही थी ऑफिस जाने से पहले, तो एक
मेरे अंदर एक वॉइस आया, उसने बोला कि तुम जाओगे। तो वो वॉइस ने जो बोला, हैव फेथ, मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं ना हैव फेथ, विश्वास रखो। तो वो वॉइस ने मुझे बोला हैव फेथ, तुम जाओगे। और फिर मैं ऑफिस जाने की वजह मैंने अपने बॉस को बोला कि आज मैं थोड़ा विक्टोरिया आइलैंड जाती हूँ। वो लेगोस में, जहाँ हम नाइजीरिया में रहते थे, वो विक्टोरिया आइलैंड के पास था। तो वहाँ पे सारे एयरलाइंस के ऑफिस होते थे। तो मैं विक्टोरिया आइलैंड गई, वहाँ मैंने एक एयरलाइन ऑफिस पे गया था, आई थिंक कातर एयरवेज था। और मैंने उनको बोला, देखो जब मैं इंडिया से नाइजीरिया आई थी तो मैंने ऐसे 100,000 नायरा ही पे किया था, पर अब जाने के टाइम इतना महंगा क्यों है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो ऑफिसर जो ना मेरे साथ बहुत सिंपथाइज किया और उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए अगर मैं ढूंढ सकता हूँ कुछ। और मैंने बोला देखो मुझे तो घर जाना ही है, मुझे ये शादी अटेंड करना है और इस टाइम में मुझे जाना है। तो वो ढूंढता रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा था, सब 300,000 नायरा के ऊपर। फिर ढूंढते ढूंढते ना उस टाइम मैं ऐसे प्रे कर रही थी कि गॉड एक दिन एक वक्त मुझे ऐसा दे दो कि मुझे 150,000 नायरा में मिल जाए। तो ढूंढ के एक दिन और एक स्लॉट निकाला और मुझे बोला कि ये 160,000 नायरा है, तुम दे सकते हो, तो तुम्हारा ये एक ही स्लॉट है, तुमको एक हफ्ते में आके इसको खरीदना है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसको बोला कि अभी इसको बुक कर दो। तो उसने बुक कर दिया और बुकिंग स्लिप दे दिया। पर वो 10,000 नायरा जो एक्स्ट्रा था ना, 160,000 बोला और मेरे पास 150,000 ही था। और लास्ट मंथ का सैलरी एडवांस में लेने के बाद ही मेरे पास 150,000 था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा चलो अब एक टिकट तो मुझे मिल गया, वो भी मैजिकल था कि 300,000 से ऊपर कुछ कम कुछ मिल नहीं रहा था और ये 160,000 का मिल गया। फिर भी मैं सोच रही थी ये 10,000 ही मैं कैसे दूंगी। फिर मैंने सोचा ये वाला जो कातर एयरवेज ने मुझे दिया, ये वाला बुकिंग स्लिप मैं दूसरे एयरलाइंस को दिखाती हूँ तो शायद वो थोड़ा कम कर देगा। तो फिर मैं टर्किश एयरलाइंस गई और वहाँ पे जो था इथियोपियन एयरलाइंस, 2-3 ऐसे एयरलाइंस गई और किसी ने 160,000 तो वो दे ही नहीं पाए। बोला ये इतना अच्छा डील है, तुम इसको ले लो, इससे इतना ही हम दे नहीं सकते। तो फिर मुझे लगा अब मैं $10,000 कहाँ से दूंगी, 10,000 नायरा। फिर सामने इथियोपियन एयरलाइंस था तो मैं अंदर चली गई और वहाँ अंदर जाके मैं बैठी थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत क्राउड था। और वो जो ऑफिशियल्स है ना, सबके ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था। और मैं वहाँ बैठ के देख रही थी और मुझे लगा कि इतना क्राउड है, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं ना उठ के जा रही थी, उठ के जाने वाली थी तो देखा बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके बैठ गई। फिर बैठे मैंने देखा एक लड़की थी वहाँ पे, उसके सर पे बाल नहीं थी। तो वो 2 बार लाइन में थी और दोनों बार उस पे बहुत चिल्लाया वो ऑफिसर्स ने और मुझे उसके लिए दया आई। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ से दोबारा उठ के चली गई। फिर बाहर जाके देखा तब भी बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं बाहर ही खड़ी थी, अंदर नहीं आई। तो वो जो लड़की थी ना जिसके सर पे बाल नहीं थी, वो लड़की फिर बाहर उसने मुझे देखा तो उसने मुझे स्माइल किया। तो उसने मुझे पूछा कि तुमको अपना टिकट मिल गया? तो मैंने बोला नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि ये 10,000 नायरा भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है। तो फिर उसने मेरा बोला मुझे तुम अपना बुकिंग स्लिप दिखाओ। तो मैंने उसको अपना बुकिंग स्लिप दिखाया। तो उसने मुझे बोला ठीक है, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, तुमको मैं ये टिकट 150,000 नायरा में दे दूँगा। तो उस वक्त मैंने मतलब वो इजिप्शियन एयरलाइंस मेरा लास्ट होप था और वहाँ से मैं 2 बार निकल गई पर बारिश ने मुझे रोक दिया। और क्योंकि बारिश ने मुझे रोका वो मुझे मिली और उसने मुझे फिर अपना एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, बोला अगले हफ्ते तुम पैसे लेके आ जाओ और टिकट ले लो। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जा सकती हूँ तो आप बता नहीं सकते। फिर मैंने वो पेपर रख लिया, मैं वहाँ से जा रही थी। फिर मैंने सोचा अरे मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। तो मैंने उसको रोका, मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम है फेथ। तो उसका नाम ही था विश्वास। और जो मैं 1 घंटे पहले नहा रही थी, जब वो छोटा सा वॉइस मुझे बोला हैव फेथ यू विल गो, तो 1 घंटे बाद मुझे फेथ मिल गया जिसने मुझे टिकट दे दिया
नाइजीरिया से इंडिया आने के लिए। तो ये इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था। यहाँ पे कहीं भी मतलब लॉजिकली अगर आप सोचो, मैंने इतने ट्रैवल एजेंसीज को फ़ोन किया था, इतने लोगों से पूछा था, कोई भी मुझे उस प्राइस में टिकट देने के लिए तैयार नहीं था। पर ये एक मैजिक ही था जहाँ पे जो भी है ना, मेरा जो अफ्रीका में काम था वो जब मेरे मतलब मैं आत्मा के लेवल से बोल रही हूँ, वो काम जब हो गया तो वहाँ मेरे रहने का और कोई पर्पज़ नहीं रहा। तो जो यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, हायर सेल्फ बोलो, जो भी बोलो, उसने ये सब कुछ अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज किया और इतना मैजिकली अरेंज किया। अगर मैं इथियोपियन एयरलाइंस नहीं जाती, अगर मैं वहाँ से बारिश में भीगते भीगते चली आती तो मेरी फेथ से मुलाकात नहीं होती और मैं वहाँ पे ही सर रही होती। हाँ, जैसे लोग पूछते थे ना हाँ। कि भगवान है क्या, तो हाँ, आप तो भगवान के तो ऐसे बारे में। ये जो एक मैजिकल स्टोरी मैंने बताया, ऐसे मेरे पास 1000 स्टोरीज तो है। ये इसमें है किताब में ये हाँ, story? ये वाला स्टोरी है हाँ। और 20 स्टोरीज ऐसा और है जो इससे भी ज़्यादा मैजिकल है। पर मैं सारे और इसको भी मैंने बहुत ही मतलब ब्रीफ में बताया और मैं सारे स्टोरीज बताना नहीं चाहती ताकि लोग मेरा किताब पढ़े और उस स्टोरी को Correct. महसूस करें। तभी उसके अंदर जो मैजिक है ना, और दुनिया हम जैसे देखते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसा है ही नहीं। तुम अगर इस लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे तुम सोच सकते हो कि अगर मुझे यहाँ से जाना होगा तो वो मुझे हेल्प करेगा, तो ज़रूर तुमको हेल्प मिल जाएगी। ये शायद आप क्राइसिस में थी, सक्सेस मिल गया। अभी आप वो बोले उससे पैसे भी चोरी होते, तो ये तो इससे हैप्पी एंडिंग। हाँ, तो और एक कोई हैप्पी एंडिंग ऐसी नहीं, लेकिन टोटल हैप्पी या कैसे भी कुछ स्टोरी है आपके जीवन में? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ ठीक, हाँ हाँ। अभी तो आप अभी बोली कि ज़्यादा पता है तो कोई किताब नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो मैं हाँ। इतना नहीं बताना चाहती, बट एक चीज़ बताती हूँ। एक बार मेरे घर में डकैत आ गए थे और कौन से देश में? कोस्टा में। कोस्टा रिका। वो बहुत ही अजीब स्टोरी था क्योंकि इतना सेफ जगह पे हम रहते हैं, पास ही एक्स प्रेसिडेंट रहता है और ये सारे कॉन्सुलेट्स रहते हैं और वहाँ पे सब देशों की एम्बसीज है, तो वहाँ पे डकैती कैसे हो सकता है, वही एक अजीब चीज़ है। बट मैं जिस फैमिली के साथ रहती थी वो बहुत रिच थे, मतलब स्टिंकिंग रिच, और उनके घर में अंदर जाने के लिए एक वो रिमोट बटन दबाना होता था और उसको दबाओ तो एक दरवाज़ा खुलता था, अंदर जाके फिर बटन दबा के एक दरवाज़ा बंद करना होता था, फिर दूसरा बटन दबाओ तो दूसरा दरवाज़ा खुलता था, फिर अंदर जाके उसको बंद करो, फिर एक अलार्म सिस्टम रहता था, फिर मेन डोर दरवाजा। मतलब इतना सिक्योरिटी के बाद भी जब कहीं डकैती होता है ना, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि सिक्योरिटी रखना ही बेकार है, क्योंकि ट्रू सिक्योरिटी अपने अंदर ही होता है। तो उस दिन क्या था, उस दिन मैं बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया था। वो फ्रिज में खाना नहीं था और मैं इतना हेल्थ अच्छा नहीं था, तो मैं बाहर जाके मैं खाना भी नहीं खरीद रही थी, मैं ऐसे ही मतलब अपने रूम में सो रही थी। तो एकदम से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। वो फ्रेंड बहुत दूर रहती है और उसने मुझे बोला बहुत दिनों से हम नहीं मिले, तुम मेरे घर आ जाओ। तो मैंने बोला देखो आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है, मुझे तो बस सोना है। तो उसने बोला अरे मेरे घर में खाना है, तुम आ जाओ, और वीकेंड, वो सैटरडे था, उसने बोला वीकेंड मेरे साथ ही बिताना। तो मैं ना करते करते मैंने सोचा चलो चलती हूँ, यहाँ पे घर में लेट के मैं क्या करूँगी। तो उस दिन घर में जो हम जिस फैमिली के साथ रहते थे वो सब डॉक्टर्स हैं, मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जन है, आई सर्जन है, ऐसे हैं। तो वो लोग फिर वो सब चर्च मैस गए हुए थे, सैटरडे आफ्टरनून था, तो मैं ही अकेले घर में मेरे रूम में सो रही थी। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बुलाया तो मैं उठ के थोड़ा सा मतलब ड्रेस चेंज करके मैं रास्ते में चल रही थी, थोड़ा धूप भी ज़्यादा था तो मेरा दर्द और बढ़ गया, तो मैं बस स्टॉप के पास आ गई थी। फिर मैं सोच रही थी वापस जाऊं क्या, वापस जाके सो जाती हूँ। फिर मैंने देखा दूर से बस आ रही है, तो और वो बस ना उसका घर दूसरे प्रोविंस में था, तो वो बस की फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ, तो बस में मैं चढ़ गई और उसके घर आ गई। तो उसके घर आके अगले दिन सैटरडे नाइट मैं वहीं रही। संडे जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला हमारे घर में डकैती हो गया था। और क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बुला लिया था, तो 6 डकैत आए थे, ऐसे मास्क पहन के राइफल्स लेके आए थे और पूरे घर
सब कुछ लूट लिया। अच्छा। मतलब मेरा कंप्यूटर, सोना, जेवर सब कुछ लूट लिया। पर मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी कि अगर उस दिन मैं घर पे होती, अगर वो फ्रेंड मुझे नहीं बुलाती, अगर वो इंसिस्ट नहीं करती कि तुम मेरे घर में आके खाना खाओ, तो मैं शायद वहीं पे रहती। और वो 6 डकैत मेरे साथ क्या करता, वो मुझे आज तक सोचने में भी मुझे डर लगता है। तो ऐसे मुझे भगवान ने बचा लिया। और ये स्टोरी और आगे और भी है। ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है, पर वो सेकंड पार्ट मैं नहीं अभी बताऊंगी। वो सिर्फ तुमको बुक में पढ़ना ओह पड़ेगा। यस, और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा मतलब वो है ये डकैती स्टोरी का। बट यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। ओ हाँ ठीक है। तो मुझे तो ऐसा अभी लगता है कि मुझे लगा था कि ये इंटरव्यू में आपकी ज़िंदगी कवर हो जाएगी, तो ये अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सीरियली करनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा वक्त की वजह से मुझे लगता है अभी हम यहाँ इस बार यहाँ रुकेंगे। और दुनिया बहुत छोटी है। कोस्टा रिका तो वैसे बहुत दूर है इंडिया से, पूना से, बम्बई से। फिर भी आप मिल सकते हैं। जैसे अभी ये भी तय हुआ था शायद भगवान की मर्जी से कि हम पाँचगने में हम मिलेंगे, तो वैसे भी हम फिर मिलेंगे। और अभी टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे गई है। इंटरव्यू टेक्नोलॉजिकल बेसिस से भी ले सकते हैं, जैसे कि जूम है, ये है, हाँ। लेकिन अगर हो सके तो इन पर्सन हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी इस वक्त बैशाखी शाह को उनकी अगली ज़िंदगी और जो कुछ उनके मन में है, वो उसके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। और आज हम यहाँ इधर ही समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट रखा और इतना सारा सवाल पूछ लिया। तो थैंक यू। नहीं, हमारे लिए ये कैसा है कि ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। अभी हम यहाँ ऐसा होता है कि एक टाउन से दूसरे टाउन भी ट्रांसफ़र हो गई तो लोग इतना वशीला या क्या परस्यू करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, दिस प्रेशर। तो आप तो पूरी दुनिया घूम रही है और अकेली है। हाँ, तो वो बिल्कुल यानी हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ लोग भी डरते हैं। तो उनके लिए ये आप बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और उन आपसे हम लोग बहुत सीखेंगे, ऐसे ज़रूर लगता है कि आपने जो पाथ संभाला ही है, नौकरी, एजुकेशन, नौकरी, फैमिली, ख़त्म। तो ये 99 पॉइंट प्लस लोग ऐसे ही सोचते हैं, नया जनरेशन। लेकिन आपने जो रास्ता चुना है और आपको जो आपको समाधान मिला होगा, हैप्पीनेस भी मिला होगा, तो वही लोग, दूसरे लोग भी या नए जनरेशन लेंगे। हाँ, और आपकी बात से कुछ ना कुछ तो लोग चलेंगे, ऐसे मुझे लगता है। और उसके बारे में मैं भी कोशिश करूँगा। थैंक धन्यवाद। यू सो मच। धन्यवाद।